हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आज हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। और आज गुलाम वंश जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों का बहुत अच्छे से समझाएं और अच्छे से समझ में आ भी जाए। तो इसी क्रम में हम देखेंगे आज आराम शाह को, और उसके बाद देखेंगे इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, और इसके बाद के इल्तुतमिश, और उसके बाद के शासकों को भी देखेंगे। क्रम से पढ़ेंगे सभी को। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका क्लास है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश हैं, और इनके पहले आराम शाह हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाई किया, और वहाँ पे देखा कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत संघर्षों के बाद एक जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसके पहले कि उस क्षेत्र पर वो अपना पूरी तरह से पैर जमा पाते या अपने आप को एक प्रभुत्वशाली शासक के रूप में स्थापित कर पाते और बाकी के क्षेत्रों में ध्यान दे पाते, उसके पहले ही अचानक से पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर लाहौर में उनकी मृत्यु हो जाती है, और लाहौर में ही उनकी समाधि बना दी जाती है। अचानक मृत्यु होने से फिर से उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है, और जो तुर्क अमीर थे उन्होंने आराम शाह नाम के जो व्यक्ति हैं उन्हें अपना जो है सुल्तान बना दिया। और जो आराम शाह हैं एक अयोग्य शासक हैं, इनके अंदर जो है शासन चलाने की कोई योग्यता नहीं है। कुछ टाइम तक ये शासन करते हैं, लेकिन इनके शासनकाल में आप देखेंगे कि जो है थोड़ा सा अराजकता फैल जाता है, और इसकी वजह से जो तुर्क अमीर है एट लास्ट वो जो है इल्तुतमिश की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगता है, और वो इल्तुतमिश को शासक बनने के लिए न्योता देते हैं या शासक बनने के लिए कहते हैं। और जो इल्तुतमिश हैं ये शासक बन जाते हैं। इनका जो शासनकाल है आप देखेंगे 1210 से लेकर के 1234 तक चलता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और काफ़ी वर्क किया है इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश शासन करना शुरू करते हैं तो चूँकि उनके पास जो साम्राज्य था अभी भी उस पर खतरा बना हुआ था, तो उन्होंने उसे मजबूत करने का प्रयास किया। क्योंकि इसी टाइम में आप देखेंगे जो इल्तुतमिश का शासनकाल है, इनके शासनकाल में मंगोलों का खतरा भी बढ़ गया था। दूसरी तरफ जो साम्राज्य स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अभी उसे पूरी तरह से मजबूत नहीं कर पाए थे वो। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत अच्छी सैन्य व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी। इसलिए जो इल्तुतमिश हैं ये इन सारे क्षेत्रों की तरफ ध्यान देते हैं, यानी कि इन्होंने सबसे पहले संगठनात्मक कार्य करना शुरू किया। इसीलिए इन्हें संगठनकर्ता शासक भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने सैनिकों का संगठन किया, इन्होंने मुद्रा प्रणाली का संगठन किया, इन्होंने प्रशासन का संगठन किया, और बहुत बेहतर तरीके से शासन चलाने का प्रयास किया, और इन्होंने एकता प्रणाली भी शुरू की थी। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इल्तुतमिश की आज हमने शुरुआत कर दी है, और चलिए देखते हैं इनका जो टाइम पीरियड है ये आप देखेंगे 1210 से लेकर के 1236 तक इनका शासन है। इल्तुतमिश जो है ये शमसी वंश के हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें जो ऐबक है इन्होंने दिल्ली में दास के रूप में खरीदा था। आपने देखा था जो ऐबक है इनको जो गौरी है उन्होंने खरीदा था, और जो ऐबक है इन्होंने इल्तुतमिश को दास के रूप में खरीदा, और जल्दी ही ये उनके विश्वास पात्र बन गए थे, क्योंकि योग्यता थी इनके अंदर। जो इल्तुतमिश है इनको दासों का दास भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा वो सल्तनत का सुल्तान था जिसे दासों का दास कहा जाता था, तो इल्तुतमिश है, क्योंकि एक दास के द्वारा खरीदे गए दास हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें जो है ऐबक ने खरीदा है दिल्ली में, और ये उनके विश्वास पात्र बन गए, और जल्दी ही इन्होंने सर जानदार का पद हासिल किया, जिसको शाही सेना का अंगरक्षक या शाही सेना का मेन अधिकारी बना दिया गया। यानी कि शाही सेना जो राजा है या जो राज्य है उसका जो मेन सैनिक हुआ करता था, जो सबसे महत्वपूर्ण सैनिक होती थी उसको शाही सैनिक कहते थे, उसके प्रधान बन गए जो है इल्तुतमिश। इसके अलावा इन्हें अमीर या शिकार का पद भी मिल गया था, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। यानी कि बहुत जल्दी इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर अपना स्थान जो है बना लिया। इसके बाद 1205 में इल्तुतमिश को ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया था। इम्पॉर्टेंट है गौरी के कहने पर, क्योंकि तब गौरी जिंदा थे और गौरी ने देखा था उनकी योग्यता को कि जो इल्तुतमिश हैं जो कि ऐबक के दास हैं ये बहुत ही योग्य हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता है।
तो उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए जो गौरी है वो ऐबक से कहते हैं कि आप अपने दास को दासता से मुक्त कर दीजिए और ये दास के योग्य नहीं है, इन्हें जो है अच्छा स्थान दीजिए। और यहाँ पे जो ऐबक हैं उनको दासता से मुक्त कर देते हैं और अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इसके पहले आपने देखा था ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त किया था और उनका विवाह अपनी पुत्री से किया था। यहाँ पर जो इल्तुतमिश है एक महत्वपूर्ण स्थान पे आ जाते हैं। विवाह होने की वजह से इन्हें और भी ज़्यादा सम्मान मिलने लगता है और ये दासता से मुक्त भी हो चुके हैं। तो आप देखेंगे भारत में मुस्लिम और तुर्की सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? ये इल्तुतमिश ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत में तुर्की सत्ता का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश होंगे। या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शासक कौन था? तो इल्तुतमिश थे। रीज़न क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो लाहौर से ही शासन कर रहे थे, जबकि जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसके साथ ही इन्होंने खलीफा से जो है परमिशन प्राप्त किया था अपने आप को सुल्तान बनाने का। तो जो खलीफा हैं उन्होंने इनको आप देखेंगे खिलअत और जो है दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र दिया था या शासक बनने का अधिकार दिया था। खिलत क्या होता है बच्चों? ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो खिलत होता है कीमती वस्त्र होता है, यानी कि जो उस समय के मोस्टली जो आप देखेंगे धर्मगुरु हुआ करते थे, जो कि आप बगदाद में हुआ करते थे, जिनको पूरे मुस्लिम जो थे संसार के लोग अपना धर्मगुरु मानते थे और उनको बहुत सम्मान देते थे। तो उनसे जिनको भी ये चीज़ें प्राप्त हो जाती थी उसे मान लिया जाता था कि पूरे विश्व की जो मुस्लिम जनता है अपना शासक स्वीकार कर रही है। तो जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने खलीफा से खिलअत और अपने लिए शासक बनने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। उनका जो दूत है वो दिल्ली के दरबार में सारी चीज़ें लेकर के उपस्थित हुआ था इल्तुतमिश के लिए, यानी कि यहाँ से उन्हें वैधानिक रूप से मान्यता मिल गई थी सुल्तान की। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है। कहने को तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन सुल्तान और बादशाह में अंतर है और मुझे वो अंतर जानना है। क्या आप लोगों को पता है कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है? इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जो है वेट करूँगी। आई होप आप लोग इसको ढूंढेंगे और ज़रूर बताएंगे। तो इन्हें सुल्तान की उपाधि मिल गई, ये शासक बन गए, सुल्तान बन गए। और यहाँ से आगे देखते हैं कि ये वास्तविक संस्थापक हैं और इन्हीं के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंगेज खां का आगमन हुआ था। और ये जो है ये कौन थे? चंगेज खां थे, मंगोल आक्रमणकारी हैं, बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी हैं। जो मंगोल हैं ये कौन है? तो इनके बारे में जान लीजिए बच्चों। इसके पहले आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि मध्य एशिया से बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो भारत पर आए, आक्रमण किए थे और उन्होंने जो है बहुत लंबे क्षेत्र पर अधिकार भी किया था। इसके पहले आपने ईरानियों और यूनानियों का आक्रमण देखा था, उसके बाद आपने देखा था कि शक उनका आक्रमण हुआ था, पहलव का आक्रमण हुआ था, फिर आपने देखा था कुषाणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का आपने देखा था गुप्त काल में आक्रमण हुआ था। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो सल्तनत काल है यहाँ पे मंगोलों का आक्रमण हुआ है और ये जो मंगोल है ये भी मध्य एशिया के बर्बर जो है जनजातियाँ हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं होता था। ये घूमते रहते थे और जगह जगह के जो राज्य होते थे, जो शासक होते थे, उनको लूटते रहते थे। ये लोगों की निर्मम हत्याएं कर दिया करते थे, गांव के गांव को ये लोग जला दिया करते थे। इनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। इसी वजह से जो मध्य एशिया के बहुत सारे जो नवाब थे, सरदार थे, बड़े लोग थे, वो अपना जो घर द्वार है वो छोड़ करके भारत की तरफ चले आए थे और उन्होंने यहाँ पे आकर के रहना शुरू किया था। ये जो मंगोल है बहुत ही खूंखार हुआ करते थे और इनका आक्रमण आप देखेंगे पूरे सल्तनत में बना हुआ है। यहाँ तक कि मुगल काल में भी इनका आक्रमण जो है वो देखने को मिलेगा कहीं कहीं। तो ये मंगोल बहुत इंपॉर्टेंट है और पहली बार जो मंगोल देखे गए वो इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए और जो उनका नेता था वो चंगेज खां था। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस सल्तनतकालीन राजा के या शासक के शासनकाल में मंगोल सिंधु नदी के किनारे तक देखे गए? तो इल्तुतमिश हैं। और कौन थे वो? तो चंगेज खां थे। और वो किस लिए आए थे सिंधु नदी के किनारे तक? तो उस समय वो जो गजनी क्षेत्र का राजकुमार था या जो गजनी क्षेत्र का जो शासक था उसका पीछा करते हुए आए थे। गजनी आप जानते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। उसका पीछा करते हुए वो आए थे और जिनका नाम जियाउद्दीन मकबरनी था। एग्जाम में आता है कि चंगेज खां किसका पीछा कर रहा था? तो जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा कर रहा था।
जो जियाउद्दीन मकबरनी हैं ये इल्तुतमिश से शरण की मांग करते हैं, यानी कि आप हमें अपने यहाँ शरण दीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। लेकिन अभी अभी जो इल्तुतमिश हैं वो शासक बने थे और शासक बनने के बाद अभी वो अपने प्रशासन को सुदृढ़ नहीं कर पाए थे। ऐसे में वो मंगोलों का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। यहाँ पर जो इल्तुतमिश हैं बड़े सूझबूझ से काम लेते हैं और वो जियाउद्दीन मकबरनी को मदद करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करने में असमर्थ हूँ, मुझे उसके लिए क्षमा करें। क्योंकि जो चंगेज़ खां है अगर मदद करते मकबरनी की तो उसने भी धमकी दिया था कि अगर आपने मकबरनी को शरण दिया तो फिर आपको हमारे आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इल्तुतमिश हैं वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर देते हैं और जो मकबरनी है वो वापस लौट जाते हैं। ऐसे में जो चंगेज़ खां है वो भी मकबरनी का पीछा करते हुए वापस लौट जाता है और जो भारत में सल्तनत का नया साम्राज्य था या जो अभी नया साम्राज्य उदित हो रहा था वो मंगोलों के आक्रमण से बच जाता है और इल्तुतमिश का जो शासनकाल है शुरुआत का ये मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन आया था, किसके शासनकाल में आया था, किसका पीछा करते हुए आया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे है इल्तुतमिश की समस्या प्रशासनिक संगठन की थी जिससे वो भली भांति पूरा करना चाहता था या पूरा किया और उसके लिए उसने क्या किया, इक्ता व्यवस्था शुरू की, सैन्य व्यवस्था सही किया, मुद्रा व्यवस्था सही किया। इक्ता क्या होता है, तो इक्ता होता है कि जब भी जो राजा है उसके प्रशासन में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों या चाहे दूसरे लोग हों, उनको वेतन नगद रूप में ना दे करके जो वेतन है वो ज़मीन के रूप में दे दिया जाए और कह दिया जाए कि उस ज़मीन से जो भी राजस्व होगा, जो भी इनकम होगा वो आपका होगा। अगर वो जो रकम है वो निर्धारित कर दिया जाए कि उस लैंड से जो इतना रकम होगा उतना आप रखेंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा वो राजकोष में जमा करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इक्तादारों को दिया गया लैंड उससे निर्धारित भू राजस्व से अगर अतिरिक्त होता था तो उसे फवाजिल कहते थे। एग्ज़ाम में आया है कि फवाजिल क्या है, तो फवाजिल क्या है, ये इक्तादार होते थे, इक्तादार को जो ज़मीन दी जाती थी उससे प्राप्त जो राजस्व है जब वो मानक से अधिक हो जाता था, राजस्व मानक से अधिक हो जाता था तो इसी को कहा जाता था और इसे राजकोष में जमा करना होता था। यानी कि फवाजिल जो है ये राजकोष में राजा को देना होता था, क्योंकि जो लैंड है उसका अनुमान लगा के दिया जाता था और कहा जाता था कि उससे आप इतना राजस्व जो प्राप्त होगा इतना अपने पास रखेंगे। अगर उतना ही मिलता था तो वो उस पर पूरा अधिकार रखते थे इक्तादार, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ, अनुमान से ज़्यादा हुआ तो उसे फवाजिल कहते थे और ये उसे राजकोष में जमा करना होता था। तो इम्पॉर्टेंट है, जो इक्ता है एक तरह से जागीर है जो कर्मचारियों को दिया जाता था वेतन के बदले, जिससे वो अपना इनकम प्राप्त करते थे। और ये जो इक्ता प्रणाली है सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इसलिए एग्जाम में ये भी आता है कि इक्ता प्रणाली भारत में किसने शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्या था ये, तो ये एक वेतन के रूप में जो है दिया जाता था कर्मचारियों को, उससे जो एक्स्ट्रा होता था उसे क्या कहते थे, उसे फवाजिल कहते थे और वो राजकोष में जमा होता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था इन्होंने जो है सुधार किया और इन्होंने मुद्रा चलाई थी। मुद्रा इनका बहुत बढ़िया ये भी आया है कि सबसे पहले सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने मानक सिक्का चलाया था, तो इल्तुतमिश ही है जिन्होंने मानक सिक्का चलाया था। और इनका जो मानक सिक्का है वो चांदी का टंका है, याद रखेंगे बच्चों, चांदी का टंका। पूछा है कि टंका किस धातु का बना था जो इल्तुतमिश के शासनकाल में था, तो ये आप चांदी का है और इसका जो वजन है वो क्या है, 172.8 ग्रेन है, ये भी याद रखेंगे। तथा इसके अलावा तांबे का सिक्का जीतल चलाया था उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कि जीतल किस जो है धातु का बना था, तो जीतल जो है ये तांबे का बना हुआ सिक्का है जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा भारतवर्ष में सिक्कों के ऊपर टकसालों के नाम लिखने की जो परंपरा है जो कि ईरान में चलता था, उसको भारत में शुरू करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। यानी कि इनके शासनकाल से जो सिक्के हैं उस पर टकसाल का नाम भी लिखा जाने लगा कि कौन से टकसाल में ये छपा है, क्योंकि टकसालें बहुत हुआ करती थी। इम्पॉर्टेंट है, आगे है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने 40 मुख्य सरदारों को इकट्ठा करके दल चालीसा या चहलगामी की जो है स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि किस शासक ने दल चालीसा का गठन किया था या चहलगामी का गठन किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ये कौन थे दल चालीसा, तो यहाँ पे 40 तुर्की
महत्वपूर्ण सरदार थे जिनको इस दल में उन्होंने इकट्ठा किया था और उनको महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक आप देखेंगे कि पोस्ट हैं यानी कि पद हैं वो दिया था। यानी कि आप देखेंगे शासन में इनका महत्वपूर्ण रोल है, राजा के हर चीज़ में इनका हस्तक्षेप होता था या इनकी राय हुआ करती थी। ये बहुत ज़्यादा प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं और ये हस्तक्षेप बना रहेगा। आप देखेंगे इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र और फिर उसके बाद रजिया के शासनकाल में भी, उसके बाद जो और भी शासक आएंगे उनके शासनकाल में भी इनका हस्तक्षेप लगातार बना रहेगा और ये समाप्त करने का काम बलबन करेंगे। तो ये दल चालसा काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने, और किसने इसको ख़त्म किया, तो बलबन ने। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान देंगे। इसके अलावा 18 फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से अल मुत्तसिर बिल्लाह, जिनका नाम था अल मुत्तसिर बिल्लाह, से शासन करने की सनद और खिलअत प्राप्त किया था। सनद मीन्स प्रमाण पत्र और खिलअत मीन्स कीमती वस्त्र प्राप्त किया था। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया था, इनके शासनकाल में इब्न बतूता जो है इन्होंने लिखा है इनके बारे में कि उसने अपने दरबार के सामने सिंह की 2 आकृतियां निर्मित कराई जिसके मुख में आप देखेंगे 2 जंजीरें लटक रही थी, जिसके मुख से 2 जंजीरें लटक रही थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कि किस शासक ने न्याय के लिए 2 शेरों की आकृति बनाई थी जिसके मुख में जंजीर लटक रही थी और जिसको भी न्याय की ज़रूरत होती थी उस जंजीर को आकर के जो है खींच देता था और उसमें लगी हुई घंटी बजने लगती थी जिससे राजा को पता चल जाता था कि कोई फरियादी आया है। और जो इल्तुतमिश है ये न्याय प्रणाली में बहुत निष्पक्ष रूप से न्याय किया करते थे, तो अपने न्याय प्रशासन के लिए भी ये जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे है बच्चों, इन्होंने कुछ कॉलेज की स्थापना भी की थी पढ़ाई के लिए उस समय के। एक है मदरसा ये मुइजी और दूसरा है नासिरिया ये या नासिरी मदरसा, ये है दोनों, यानी कि मदरसा ये मुइजी और दूसरा नासिरी या नासिरिया ये मदरसा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है कि नासिरिया मदरसा और मदरसा ये मुइजी किसके शासनकाल में बना था, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में बना था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुर्क विजय, इन्होंने और कौन कौन से विजय किए हैं तो आप जानते हैं गौरी के समय ही बख्तियार खिलजी ने स्वतंत्र रूप से बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र को जीत लिया था तथा उस समय बंगाल पर लक्ष्मण सेन का शासन था। इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था ये कुतुबुद्दीन के जो है आप देखेंगे सहयोगी भी थे और ये गौरी के अधीन थे बख्तियार खिलजी, और इन्होंने जो है गौरी के लिए पूर्व के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया था जिसके दरमियान उन्होंने बंगाल और बिहार को जीता था। और वहाँ के आप देखेंगे 2 विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने शासन भी किया था लखनौती से और काफ़ी समय तक शासन किया, लेकिन इन्हीं के सरदार ने इनकी हत्या करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो बख्तियार खिलजी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, सारे लोग जानते होंगे इनको, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलाई थी। आगे है आप देखेंगे उस समय जो वहाँ का शासक था वो लक्ष्मण सेन था। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि जब इन्होंने आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन था और ये बहुत शक्तिशाली शासक नहीं थे इसलिए सामना नहीं कर पाए। ये भी छोटे से क्षेत्र से शासन कर रहे थे जिसकी राजधानी नदिया थी और बाकी के क्षेत्रों पर बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया था और लखनौती से ये शासन कर रहा था। इम्पॉर्टेंट है, उस दरमियान इसने क्या किया है, गौरी के नाम का खुतबा भी पढ़ा था और सिक्के भी चलाए थे। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और इसने बौद्ध भिक्षुओं को जो है बड़ी हत्याएं भी की थी, बहुत बड़े पैमाने पे बौद्ध भिक्षुओं की और आचार्यों की हत्याएं की गई थी। 1205 में उसने अमीर अली मर्दान खान ने उसकी हत्या कर दी चाकू मारकर, जो उसी का एक तरीके से देखेंगे सरदार था जिसका नाम था अली मर्दान खान, उसने ही बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। आगे है कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कुतुब मीनार को शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और काकी के जो है सम्मान में बनाया गया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया है। और इससे जुड़े हुए अभी और भी तथ्य हैं। इल्तुतमिश के बाद भी आप देखेंगे जब ये टूट जाता है आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, तो फिरोज शाह इसके मंजिले को फिर से बनवाते हैं
और इसके बाद इसको और भी लोग जो हैं वो रिपेयर करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ही कुतुब मीनार को पूरा कराया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया, जो इनके पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित कराया गया था, और ये भारत का पहला मकबरा है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि नसरुद्दीन महमूद के कब्र जो कि सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, किसने बनवाया था, तो ये बलबन ने बनवाया था, और ये भारत में बनने वाला पहला मकबरा है। इसलिए दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे कुछ और पॉइंट्स बच्चों इसको डिस्कस करेंगे कि भारत में तुर्क विजय के कारण क्या रीज़न थे जो भारत में तुर्क जो है जीते और जो भारतीय हैं उसका सामना नहीं कर पाए या हार गए थे। तो इस पर बहुत ज़्यादा विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जो कि आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न तरह के लोगों के वाद विवाद होते रहते हैं, तो सबके मत बहुत डिफरेंट है, लेकिन मिला जुला करके आंसर आता है एक ही। तो इन्होंने क्यों जीते थे, तो माना जाता है कि इनमें जातीय समानता थी, यानी कि जो तुर्क मुसलमान थे इनमें आपस में जातीय मतभेद नहीं था, भेदभाव नहीं था, इनमें बहुत ज़्यादा एकता थी और इन्होंने मिलजुल करके युद्ध किया, इसलिए ये जीते। दूसरा रीज़न बताया जाता है कि ये नियतिवादी थे और अल्लाह के नाम पर युद्ध किया करते थे, जैसे जिहाद का नाम देके या इस तरह का। इस वजह से भी इनके जीतने का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है कि ये नियति को मानते हैं कि जो लिखा होगा वही होगा और हमारा काम है लड़ना और हम अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, तो पूरे शिद्दत के साथ करते थे, इस वजह से भी जीते। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये मदिरा पान का परहेज़ करते थे, क्योंकि कुरान में जो है मदिरा पान करना गलत बताया गया है, उसको निषिद्ध किया गया है, तो ये मदिरा पान नहीं करते थे, इसलिए भी जीते थे। कुछ और विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये मांसाहारी थे, इसलिए काफ़ी मजबूत हुआ करते थे और ये ठंडे प्रदेश के थे और इनकी जो हाइट है वो लंबी हुआ करती थी, काफ़ी हेल्दी हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे। इस तरह के बहुत सारे जो है बताए जाते हैं रीज़न उनके जीतने का। और ये भी बताया जाता है कि उनके जो इक़्तिदार थे वो हमारा ज़मींदारों से कहीं ज़्यादा सक्रिय थे, उनके पास घोड़े थे जो तेज़ तर्राक थे और हम पुरानी पद्धति से लड़ रहे थे, हमारे बीच मतभेद था, फूट थी, हम आपस में कभी एक नहीं हो पाए। इसके अलावा ये भी रीज़न बताया जाता है कि जो भारतीय हैं यहाँ पर जो युद्ध करने का काम है वो सिर्फ क्षत्रियों का था और जो संख्या में बहुत कम हुआ करते थे। यहाँ तक कि इब्न बत्तूता ने कहा कि जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता था तो भारत के सिर्फ 10% युद्ध करने जाते थे लोग, बाकी 90% जो लोग हैं इससे दूर ही रहा करते थे या इसमें भाग नहीं लेते थे, जिसकी वजह से जो भारत का साम्राज्य है वो ताश की पत्तों की तरह ढह गया। यानी कि बहुत आसान था भारत को हराना, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही पुरानी और वही घटिया किस्म की थी, यानी कि सिर्फ जो क्षत्रिय हैं वही युद्ध करेंगे, बाकी जो समाज के 3 वर्ग के लोग हैं वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, जिसकी वजह से युद्ध में सिर्फ 10% लोग ही भाग लेते थे और बाकी की जो जनता है वो इन सारी कलाओं से महफूज मतलब जो है एक तरीके से कही कि दूर रहती थी, उसे नहीं पता होता था, तो वो युद्ध से दूर होने की वजह से भी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक छोटे छोटे जो विदेशी हैं उनसे भारतीय हारते रहे। ऐसी बहुत सारी कमियां बताई गई भारतीयों के हारने के तत्कालीन, वो आपस में कभी मिलजुल के नहीं युद्ध किए, उतनी शिद्दत से युद्ध नहीं किया लोगों ने और एक दूसरे के प्रति जो है हमेशा वैमनस्य का भावना रखा, यानी कि वो विदेशियों को एक्सेप्ट करने को तैयार थे लेकिन अपने भारतीय जो प्रतिद्वंदी थे उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। ऐसे बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं यहाँ के लोगों के हारने के और जो तुर्क हैं उनके जीतने के। विद्वानों का उस पर अलग अलग मत भी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने देखा और यहाँ पे क्या है, सैन्य दृष्टि से भारतीय राज्य पिछड़े हुए नहीं थे, यानी कि हाँ हमारे यहाँ भी सेना थी। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो राजा है वो हाथियों पे बैठ करके युद्ध किया करते थे, तो जंगी हाथियाँ भी हुआ करती थी, घोड़े भी होते थे, पैदल सेना भी होते थे, सब कुछ होता था, बशर्ते आपस में संगठन नहीं था लोगों के बीच और जो युद्ध करने का काम था वो बहुत कम लोग करते थे। और उसी का यहाँ पे जो है बताया गया कि जो मूल रीज़न था वो संगठनात्मक कमजोरी थी, जिसकी वजह से भारतीय जो समाज है ये जातियों के आधार पर विभाजित था। सेना का कार्य केवल क्षत्रियों का ही पेशा था। इसीलिए अल-बर्नी ने बताया है कि जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये अल-बर्नी का कथन है, इसको ध्यान देंगे। इन्होंने ही कहा है कि इनके अनुसार जिस समय विदेशी आक्रमण होता था उस समय 10% जनता ही भाग लेती थी। यही कारण है कि विदेशी आक्रमण के समय भारतीय राज्य ताश की पत्तों की तरह जो है ढह जाते थे या नष्ट हो जाते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद ये शासक बनते हैं रुकनुद्दीन फिरोज़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रुकनुद्दीन फिरोज़, क्योंकि इनको बस ये ध्यान देना है कि इनके बाद कौन आता है और इनके बाद फिर किसका शासन आएगा उसको भी देखना है। तो क्रम में हम चल रहे हैं।
तो हमें सारे शासकों का क्रम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम पूछ लेता है और उस क्रम में ऐसे कमज़ोर शासकों का नाम दे देता है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ क्रम मिलाने में हमें दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे कमज़ोर शासकों का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे इनके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएंगे। आपको बता दें बच्चों कि जो इल्तुतमिश हैं इनके कई पुत्र थे, लेकिन इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम रजिया सुल्तान था, जो बहुत योग्य थी, जिनको इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा मानते थे और वो कहते भी थे कि हमारे सभी बच्चों में सबसे योग्य मेरी पुत्री है और मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री ही जो है वो शासिका बनेगी। और उन्हें युद्ध के क्षेत्र वगैरह में भी लेके जाया करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सिक्कों पर अपनी पुत्री का नाम भी अंकित कराया था और उनकी शिक्षा से सारे लोग परिचित थे। लेकिन इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो जो तुर्क अमीर थे या जो तुर्क लोग थे वो महिलाओं को इतनी ऊंची प्रतिष्ठा वाले स्थान पर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी तक जो महिलाएं हैं वो घरों में ही कैद थी। तो अब कोई महिला कैसे शासिका बनेगी और कैसे हम उसके अधीन रह कर के शासन करेंगे, ये सारी चीज़ें तुर्क सरदारों को मंजूर नहीं था। उनकी जो मानसिकता थी वो अभी इतनी बेहतर नहीं हो पाई थी कि वो किसी महिला को अपनी शासिका के रूप में एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पे जो इल्तुतमिश हैं उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी जो आखिरी इच्छा थी कि उनकी जो पुत्री है वो उनके बाद जो है शासिका बनेंगी, ये पूरा नहीं होता, क्योंकि जो तुर्क अमीर हैं उनके भाई जिनका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था उनको शासक बना देते हैं। और ये जो रुकनुद्दीन फिरोज हैं ये बहुत ही अयोग्य शासक हैं, बहुत ही विलासितापूर्ण जो है जीवन जीते हैं और इनके ऊपर इनकी माँ जिनका नाम शाह तुर्कान था, इनका बहुत ज़्यादा एक तरीके से नियंत्रण था, या इनके शासन में इनकी माता शाह तुर्कान का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। शाह तुर्कान ने जो है एक क्रूर लेडी थी और बहुत सारे सरदार जो उनका साथ नहीं देते थे उनका हत्या करवा देती थी और इसी क्रम में इन्होंने इल्तुतमिश के भी एक छोटे बेटे की हत्या करवाई थी और बहुत सारे अमीरों की भी हत्या करवा दी थी। जगह जगह जो साम्राज्य वहाँ पे अराजकता शुरू हो गया था, यानी कि इल्तुतमिश के मरने के बाद साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया। अलग अलग जो क्षेत्र के गवर्नर थे वो गवर्नर एकजुट हो गए और एकजुट होकर के उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल दिया। ऐसे में साम्राज्य में पूरी तरह जो है आप देखेंगे अव्यवस्था फैल गई। जो जनता है वो भी शासक से परेशान है, क्योंकि जो शासक है वो कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे हैं और जो तुर्क सरदार हैं वो भी अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सरदारों की हत्याएं हो जा रही हैं। तो ऐसे में वो भी अपने भविष्य को लेकर के डर रहे हैं। इस अराजक स्थिति में जो रजिया सुल्तान है वो यही जो है उम्मीद लगाए बैठी थी कि उन्हें कब मौका मिलेगा और वो शासिका बनेंगी। जो रुकनुद्दीन फिरोज हैं ये इस विद्रोह को दबाने के लिए, चूँकि जो सरदार हैं वो सारे इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने दिल्ली को घेर लिया है, तो उस घेरे को तोड़ने के लिए ये राजमहल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद राजधानी से उनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं। और जैसे ये दिल्ली से बाहर निकलते हैं, जो रजिया सुल्तान है इन्हें मौका मिल जाता है अपना काम करने का और शुक्रवारी का नमाज जो है जामा मस्जिद में चल रहा था, जहाँ पे पूरी दिल्ली की जो जनता है वो इकट्ठा हुई थी। वहाँ पे जो रजियाँ हैं लाल वस्त्र धारण करके उपस्थित होती हैं। उस समय जो लाल वस्त्र था वो न्याय का प्रतीक था, जिसे भी न्याय की ज़रूरत होती थी वो लाल कलर का वस्त्र पहन करके जो है राजा के सम्मुख या प्रजा के सम्मुख जो है उपस्थित होता था। रजिया सुल्तान वहाँ उपस्थित होती हैं और जनता से बताती हैं कि शाह तुर्कान कितनी क्रूरतापूर्ण कार्य कर रही हैं, कैसे लोगों की हत्याएं कर रही हैं, कैसे जो जनता है उनके साथ अन्याय हो रहा है और कैसे जो साम्राज्य है वो बिखर रहा है, जो तुर्क सरदार हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं और ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की क्या इच्छा थी, वो क्या चाहते थे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर जनता उनकी मदद करती है शासिका बनने में, तो शासक बनने के बाद वो जनता की हर ज़रूरत को पूरा करेंगी, उनके साथ न्याय होगा, उनकी सहूलियतों को ध्यान दिया जाएगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा या कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी हर ज़रूरत को वो पूरा करेंगी और हमेशा उनके जो है सम्मुख उपस्थित रहेंगी। वो हमेशा जो है जनता के लिए हैं। ये सारी चीज़ें जब वो कह लेती हैं तो जनता को उनकी बातों पे विश्वास हो जाता है और जो जनता है वो क्रुद्ध हो जाती है और जो पूरी भीड़ है वो जा कर के महल पर हमला कर देती है और हमला करने के बाद शाह तुर्कान को कैद कर लिया जाता है और कैद करने के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब जो सुल्तान है रुकनुद्दीन फिरोज वो दिल्ली में वापस लौटते हैं तो उनको भी पकड़ करके कैद कर दिया जाता है और दोनों की हत्याएं कर दी जाती हैं। जो रजिया हैं इनको सुल्तान बना दिया जाता है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि कौन सा वो शासक है जिसको शासक बनाने के लिए जनता ने स्वयं निर्णय लिया था या जिसमें आम जनता की भागीदारी थी, महत्वपूर्ण भागीदारी थी। तो ये रजिया सुल्तान है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है एग्ज़ाम में कि जो तुर्क या मुस्लिम जगत की पहली मुस्लिम शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री हैं, ये शासक बनती है। ये भी क्वेश्चन हमें आया है कि सल्तनत काल में या जो तुर्क साम्राज्य था, यहाँ पे न्याय का जो कलर था वो क्या था, तो वहाँ पे रेड कलर को न्याय का कलर माना जाता था या न्याय प्रियता का जो है एक तरीके से प्रतीक माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोस्टली चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, खास करके इल्तुतमिश से जुड़े हुए जो सिक्के हैं, जो एकता प्रणाली है, जो सैन्य प्रबंधन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा, कुछ भी मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, सब कुछ है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब घेरा डालने वाले थे दिल्ली के आसपास वो कौन कौन थे, तो ये इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे। ये लाहौर के इक़्तिदार हैं जिनका नाम है मलिक जानी, और जो दूसरे हैं ये बदायूं के हैं और इनका नाम है मलिक इजाउद्दीन, और जो मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलाही इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये बदायूं के हैं। और तीसरे जो हैं ये मुल्तान के हैं, और जो मुल्तान के इक़्तिदार इनका नाम है मलिक इजाउद्दीन कबीर खां एयाज। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हासी के जो इक़्तिदार है इनका नाम जो है ये है मलिक सैफुद्दीन कूची। तो ये 4 इक़्तिदार हैं जिन्होंने विद्रोह किया था और जिन्होंने दिल्ली का घेरा डाला था। इनका नाम आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना जानिएगा कि जो महत्वपूर्ण प्रांत हैं जिसमें लाहौर है, मुल्तान है, बदायूं है और इसके अलावा हासी है, यहाँ के जो इक़्तिदार हैं इन लोगों ने ही दिल्ली का घेरा डाला था जब रजिया सुल्तान की शासक बनने के पहले रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में। और इनको बहुत चालाकी से जो रजिया सुल्तान है ये आगे हरा करके अपने आप को स्थापित करेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे जब फिरोज शाह उनका सामना करने के लिए दिल्ली से बाहर निकला तो रजिया ने किस तरह से इस बात का फ़ायदा उठा करके अपने आप को शासिका बनाने में एक तरीके से कहेंगे सफल हो गई थी। तो ये थे इल्तुतमिश और ये है रुकनुद्दीन फिरोज, और इसके पहले मैंने आपको बताया था आराम शाह। इन सभी को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा बच्चों, बार बार रिवाइज करके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे नए क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।